अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 10 ओजोन विघटन संकट, जो कि कक्षा 12वीं के लिए हिंदी के युवक भारती से है। इसके लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा जी। तो आइए सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई। साथ ही में इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में पीएचडी की उपाधि की। आपने विज्ञान को लोकप्रिय और जनमानस तक पहुंचाने का जो बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन भी किया है। विज्ञान से संबंधित आपको अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित भी की है। डॉक्टर कृष्ण कुमार विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर है। आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक भी है। प्रमुख कृति इनके द्वारा जो है लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार इत्यादि। विधा परिचय देखेंगे कि प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। यह एक विज्ञान संबंधी लेख है जिसमें कि वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रहे और नॉलेज बढ़ता जा रहा है। पाठ परिचय देखा जाए तो प्रस्तुत पाठ में जो मनुष्य की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के जो होते जा रहे ह्रास की ओर संकेत किया गया कि किस प्रकार से जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है और नए नए अनुसंधान, नई नई खोजें हुई है और नई नई चीज़ों का उत्पादन होता तेज़ी से होते जा रहा है, जिसमें कि जो पर्यावरण क्या होता जा रहा है तेज़ी से, जिसका विघटन होता जा रहा, ह्रास होता जा रहा, लुप्त होते जा रहे। वर्तमान समय में ओजोन, यह गैस की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। जो आज अगर ओजोन की जो परत में अगर छेद हो जाने का जो कारण है कि मनुष्य की स्वार्थी, कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किस प्रकार से जो है कि पर्यावरण को नष्ट करता जा रहा है। हमें ये भली भांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवन दाता है, अगर जो है सूर्य जो है वो हमें जीवन देता है, जीवन दाता उसकी जो किरणें हैं वो हमें क्या करती है, लाभ भी देती है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक भी सिद्ध होती है। अतः आज ये आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मानव जाति को इस संकट से उबारे, उससे बचाए। वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। किस प्रकार से जो है साइंस ने प्रगति की है, इस वर्तमान युग में कहा जा सकता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग कहा जा सकता है। इस वर्तमान युग को दुनिया में भौतिक विकास हासिल करने की होड़ मची है। सब एक दूसरे से कंपटीशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी लोग जो कि है भौतिक विकास की अपने ऐशो आरामी की जो चीज़ों को पाना चाहते, हासिल करना चाहते, सभी में होड़ मची हुई है। विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दे दिया है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे पर्यावरण को नष्ट करने के लिए वो क्या है, प्रदूषण। प्रदूषण कई प्रकार से भी होते हैं। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह से प्रदूषित हुए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही है। इस प्रदूषण की चपेट में शायद ही कोई चीज़ बची हो।
जिस प्रकार से भौतिक साधनों की सुख सुविधाओं की जो बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कि हमारा पर्यावरण क्या होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। यहाँ तक मिट्टी भी जो है वह भी अछूती नहीं रह गई है, उसमें भी प्रदूषण हो चुका है। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब हो रहा है कि हर जगह पे क्या हो गया है कि पर्यावरण जो तेजी से उसमें दूषित रात फैलते जा रहे हैं। पर्यावरणवादियों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है कि किस तरह से धीरे धीरे नदियों का पानियों का जो है वह ह्रास होता जा रहा है और अगले 25 सालों में तो पानी की बहुत ही विकट समस्या सामने प्रकट होगी। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से अप्रभावित हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीतिक, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं होगा, वरन पानी के लिए होगा कि लोग पानी के लिए किस प्रकार से तरस जाएंगे। और पहले मानते थे कि राजनीतिकता के चलते हुए या सामरिकता के चलते हुए, आर्थिक हितों के चलते हुए युद्ध होते थे, परंतु अगले 25 सालों में ऐसी समस्या उत्पन्न होगी कि पानी के चलते युद्ध करना होगा। ये तस्वीर निसंदेह भयावह है, बड़ी ही भयानक है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अंतरंजित नहीं करना चाहिए। इसे हमें विशेष ध्यान देना है। परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही है और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से जबरदस्त दबाव पड़ रहा है तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जो है वो क्या है, जिस तरह से चरमरा गया है, लड़खड़ा गया है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। फिलहाल हम ये पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं और वह है ओजोन विघटन का संकट। पिछले कई वर्षों से पुरानी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खासी चिंता भी व्यक्त की जा रही है। आखिर ये सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। ये किसी एक का नहीं है, पूरे मानव समाज का, समूची मानव सभ्यता का ही ये क्या है, अस्तित्व बना है। प्रश्न उठता है कि ये ओजोन है क्या। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि ये ओजोन है क्या, यह कहाँ स्थित है और इसकी उपयोगिता क्या है। ये कहाँ स्थित है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ये कैसे विघटित हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है, इससे हमको क्या क्या खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, क्या क्या हमें इससे नुकसान हो सकता है, और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो हम इस दिशा से हमें कितने गंभीर है और इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियात हमें बरतना चाहिए, ऐसे कदम हमको उससे निपटने के लिए उठाने हैं, देखेंगे। सबसे पहले तो ओजोन क्या है। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं O3 से मिलकर बनी होती है। ओजोन एक क्या है, गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह ऐसी नीले रंग की जो गैस होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण, बहुत तीव्रता और विषैली होती है, जहरीली होती है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए कैसी होती है, हानिकारक होती है और श्वसन नालिका में जाने पर क्या करती है, जलन पैदा करती है। हम जो इस खुली हवा में सांस लेते हैं इसके आधार पर वो क्या है, हमारे शरीर में एंटर हो सकती है, और जो हमारी श्वसन नलिका में जाकर ये क्या करती है, जलन पैदा करती है। लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है, ये हमारी रक्षा भी करती है। यह वह ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। ये जितनी हमारे लिए हार्मफुल है उतनी ही हमारी रक्षा भी करती है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में
15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह धरती पे कितने 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र, जो ये वायुमंडल का जितना एरिया है, स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें, जो हमारे सौर विकिरण में क्या है, बहुत सारी जो है तमाम तरह की क्या है किरणें होती है। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती हैं। जो हमारी सूरज में जो रोशनी होती है उसमें ये तीन जो है ये किरणें मौजूद होती है, जो है दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें जो होती है वो अल्प तरंग दैर्घ्य की किरणें होती है। ये किरणें काफ़ी घातक होती है क्योंकि इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें धरती तक नहीं आने देती। जो हमारे वायुमंडल में जो ओजोन है वो उसका जो बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वह क्या कर देता है, अवशोषित कर लेता है, और जिससे कि वह धरती तक नहीं पहुंच पाती। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह तक चली जाए तो इंसान के साथ ही जीवन मंडल के तमाम दूसरे जीव जंतु को भी भारी नुकसान हो सकता है। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा के कैंसर को से लेकर दूसरे अन्य तरह के रोग भी हो सकते हैं। ये पराबैंगनी किरणें इतनी हार्मफुल होती है कि यह मनुष्य के शरीर में कैंसर, त्वचा के कैंसर और अनेक रोगों को उत्पन्न करते हैं। जिस तरह रोज़मर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात से हमारा बचाव करती है, यदि हम अपने धूप, पानी और बरसात से करने के लिए हम कैसे बचते हैं, छतरी का हम उपयोग करते हैं, तो उसी तरह से हमारे लिए ओजोन जो परत है वह भी यही काम करती है। उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से क्या करती है, बचाती है। और इसीलिए प्रायः इसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते हैं कि ओजोन जो है वो एक छतरी की तरह काम करती है, जो कि धूप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बरसात के लिए। तो यह जो है वो पराबैंगनी किरणों को हमको बचाती है। सभ्यता के आदिम काल से यह छतरी जीव जंतुओं के और पेड़ पौधों की रक्षा करती रही है और इसके तले सभ्यता फलती फूलती रही है। ओजोन ही है जो कि हमें बचाए हुए है। विकास की अंधी दौड़ में किस प्रकार से तेजी से जो विकास डेवलपमेंट की अंधी दौड़ में हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। अनेक संसाधनों का इस्तेमाल होने की वजह से इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्रायः कम ही रहा है कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। आज परिणाम हम सबके सामने है। हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। भूमंडल पर शायद ऐसी कोई चीज़ शेष है जो हमारे क्रियाकलापों में से प्रभावित ना हुई। स्पष्ट है ओजोन भी इसका अपवाद नहीं है। आइए अब देखें कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक, फ्रिज, प्रशीतक क्या होता है, फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर, और एयर कंडीशनिंग वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है। फ्रीजिंग का अहम स्थान है, एयर कंडीशन में भी। सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन इनके इस्तेमाल में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी। जैसे अगर इनका इस्तेमाल हुआ भी कि इन गैसों का,
ये सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया, तो इनका इस्तेमाल हुआ, परंतु क्या है कि उनको इस्तेमाल करने में बहुत कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हुई। उदाहरणतः जैसे कि ये गैस कैसी है, सबसे पहले तो ये गैस कैसी है, तीक्ष्ण है, तेज है, तीव्र है और मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक थी। अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनके उचित विकल्प की तलाश थी जो इन कमियों से मुक्त हो। इस क्रम में 3 के दशक में थॉमस मिडल द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही है। अध्यापन से पाया गया है कि रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं। यह भी एक रसायन जो होते हैं वो भी क्या है, सर्वोत्तम श्रेष्ठ जो प्रशीतक मतलब फ्रीजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये रंगहीन है, गंधहीन, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी थे। ये ज्वलनशील नहीं है, अज्वलनशील है। इस तरह ये आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। इसके बाद तो प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली। इसमें प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति सी आ गई है। तदनंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिक का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशन में भी इनका खूब इस्तेमाल होने लगा। CFC यौगिक का एक खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होते। इनका न ऑक्सीकरण होता है और न ही ये अपघटन होता है। ये वैसे के वैसे ही बने होते हैं। ये पानी में भी नहीं घुलते। यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक FM रोलाल्ड का ये ध्यान इस प्रश्न की ओर गया। सबसे पहले जो अमेरिकी वैज्ञानिक है उनका ध्यान इसकी ओर गया कि उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया, इस पर रिसर्च किया। उनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। जो यहाँ पे अमेरिकी वैज्ञानिक FM रोलाल्ड, उनका ध्यान इस ओर जाने पर उन्होंने उसके ऊपर कई अनुसंधान किए और उनका जो शोध पत्र 1974 में नेचर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। अपने पत्र में रोलाल्ड का निष्कर्ष दिया था कि यह यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। शुरू में लोगों ने रोलाल्ड की बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी। कुछ लोगों ने उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया। कुछ लोगों ने उनका उपहास किया तो लेकिन कुछ ही साल बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलैंड की बात सही साबित हो गई। पहले तो उनकी बात को किसी ने यकीन नहीं किया, परंतु बाद में जब ब्रिटिश में इसका सर्वे हुआ 1985 में तो ये बात सही साबित हो गई। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिणी ध्रुव में क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी छींच चुकी है और उसकी वजह से वहाँ पर क्या हो गया है, वह बड़ा छिद्र हो गया है। अमेरिका उपग्रही निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से रोलैंड की बात की पुष्टि हुई। ब्रिटिश टीम ने चेताया कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन को ना रोका गया, जिस तेज़ी से उसका विघटन होता जा रहा है और जिस तेज़ी से वो यूज़ होती गई है तो उसमें एक बड़ा सा छिद्र हो गया। अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो ये बहुत जल्दी से क्या हो रहा है, विघटन को अगर रोका नहीं पाया गया तो ओजोन परत की छिदने से आने वाली पराबैंगनी किरणें क्या होगी, धरती तक पहुंच जाएगी और उसकी तापमान में, धरती के तापमान में वृद्धि होती गई। अनेकों तरह की त्वचा संबंधी व्याधियाँ फैलेगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी।
अगर इसको रोका न गया, जो कि ओजोन छतरी की तरह ओजोन काम करता है और जिस तरह से ये खींचता जा रहा है, ये नष्ट होता जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती पे पड़ने से अनेक समस्याओं का, अनेक रोगों का सामना करना पड़ेगा, और जिसमें कि प्रमुख क्या है, त्वचा के कैंसर। अब CFC रसायन चूँकि हवा के से हल्के होते हैं और ये पानी में नहीं होते, अतः इस्तेमाल में आने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। जब ये इस्तेमाल हो जाते हैं, ये वापस से वातावरण में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ऊंचाई में चले जाते हैं। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर ये यौगिक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं। जब ये वायुमंडल में ऊपर पहुंचते हैं, यौगिक ये जितने भी ये पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं, जहां इनका प्रकाश अपघटन फोटोलिसिस होता है। ये क्या करते हैं, फोटोलिसिस उत्पन्न करते हैं। फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। क्लोरीन से ये मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस तरह ओजोन का ह्रास होने से ओजोन की परत धीरे धीरे क्या होती जा रही है, छटती जा रही है, छिजती जा रही है। वस्तुतः आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। जिस CFC को हम निष्क्रिय समझते थे, वो इतनी सक्रिय है कि इसे हम कुछ नहीं समझते थे, निष्क्रिय समझते, परंतु आज वो इतनी सक्रिय है कि उससे निकला एक क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में क्या कर देता है, बदल देता है। और ऑक्सीजन जो है, तो इस प्रकार से ऐसा श्रृंखला अभिक्रिया के कारण होता है। यहाँ गौरतलब है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में CFC की खपत 9 लाख टन थी। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र आकार में क्या होता जा रहा है, बढ़ता। जैसे जैसे सर्वे किया गया तो पता चल गया ये जो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जो मौजूद है छिद्र है, वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन के विघटन और ओजोन आवरण से जो उसके कवर है उससे छिद्र पाए जाने की सूचना मिली है, जो बहुत ही चिंतनीय है कि किस प्रकार से धीरे धीरे उसका ह्रास होता जा रहा है। ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक 1985 में वियना में हुई थी कि अब इसकी समस्या को लेकर इसका हल कैसे निकाला जाए। तो 1985 में वियना में इसकी बैठक हुई। बाद में सितंबर 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुई, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था। इस बैठक में जिस मसौदे को अंतिम रूप दिया गया, उसका क्या हल निकाला गया, उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है कि जो कि 1985 में वियना में और बाद में 1987 में कनाडा शहर में मॉन्ट्रियल में बैठक हुई और उसमें 48 देशों ने भाग लिया था। और इस भाग को उसका जो निष्कर्ष निकला, इसको ही क्या करते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके तहत ये प्रावधान रखा गया कि सन 1995 तक 1995 तक सभी देश जो CFC की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तक 85% 85% की कटौती करेंगे। मसौदे के कई बिंदुओं पर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद सामने उभर कर आए। मुद्दा था गैर CFC प्रौद्योगिकों तथा उसका हस्तांतरण। विकासशील देश चाहते थे कि इस पर आने वाला खर्चा धनी देश वहन करे, कि जो धनी होगा वही इस पर क्या करे, अपना खर्च करे, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार है। जिस तरह से उन्होंने अनुसंधान किए बहुत सारे, जो कि नए नए तकनीकी को क्या उन्होंने किया, उत्पादित किया, तो उसी प्रकार से उन्होंने ये निकला कि जो धनी देश है वही क्या करेगा, इसका वहन करेगा, इसके ऊपर खर्च करेगा। 1990 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में CFC की खपत कितनी हो गई, 12 लाख टन तक पहुंच गई थी। इसकी जो खपत थी वह 12 लाख टन तक क्या हो गई थी, पहुंच गई।
30% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की थी। भारत का प्रतिशत मात्र 0.6 था। भारत की तुलना में अमेरिका की जो CFC की खपत 50 गुना ज़्यादा है। समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक बैठक हुई, जहां नए प्रशीतनों जो रेफ्रिजरेटरों की खोज और पुरानी तकनीकी में विस्थापन के लिए एक कोष बनाने की भी क्या की गई, मांग की गई। इसके अंतर्गत कई तकनीकी हस्तांतरण में मतभेद तथा CFC के विकल्प की खोज दूसरे देशों के धन को मुहैया कराया गया। और यहाँ पे ये भी करा कि जो सन 2010 तक विकासशील देश CFC का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। इस दौरान विकसित देश नए प्रशीतकों की खोज में विकासशील देशों की क्या करेंगे, आर्थिक मदद भी करेंगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुनिया के सभी देशों ने इस बारे में विचार करके समुचित कदम उठाने शुरू कर दिए। ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। इसमें ओजोन विघटन का भी जो है अहम भूमिका है। पराबैंगनी जो किरणें जब धरती तक आती है तो स्थलमंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ये वस्तुएं पराबैंगनी के अवशेषण के बाद अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है। ये किरणें वापस वायुमंडल के बाहर तक नहीं आ पाती, क्योंकि हवा में मौजूद कई गैसें उन्हें अवशोषित कर लेती है। इस तरह धरती का तापमान बढ़ता जाता है। तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ क्या होने लगती है, पिघलने लगती है। बहुत तेजी से क्या होती है, पिघलने लगती। राशि के पिघलने के समाचार भी आ रहे हैं। यदि ऐसा होता रहा तो समुद्र का जो जल स्तर क्या होगा, बढ़ेगा और तमाम तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकते हैं। जब बर्फ़ पिघलने लगेगी तो पूरा जमाव की वजह से तटीय क्षेत्रों में भी क्या होगा, जल स्तर बढ़ता रहेगा और तटीय क्षेत्र पानी में डूबने लगेंगे। ताप वृद्धि से जलवायु में ज़बरदस्त बदलाव आ सकता है। जितनी तेज़ी जितना गर्म होता जाएगा उतनी तेज़ी से क्या होगा, जो है वायुमंडल में जो जलवायु में क्या होगा, परिवर्तन आ सकता है। मानसून में परिवर्तन के साथ कहीं अंतर्वृष्टि तो कहीं अकाल जैसी स्थिति भी आ सकती है। वैसे विगत एक सदी के दौरान भूमंडल में काफ़ी परिवर्तन पाया गया है। हाल ही में शोध के बाद पाया गया कि हिमालय में गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। आज अगर यही हाल रहा तो संभव है कि 21वीं सदी के प्रथम मार्च तक यही हिमनद तथा साथ ही हिमालय के दूसरे हिमनद भी गलकर समाप्त हो जाए। ऐसे में उत्तर भारत में बहने वाली नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा। नदियाँ क्या होती जाएगी, मिटती जाएगी। तापमान बढ़ता जा रहा है और मैदानों की उपजाऊ भूमि उस स्तर में बदल जाने से कोई नहीं रोकेगा। अगर समय स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो उसके गंभीर परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाने हैं जिससे कि हमें अपने ओजोन को विघटन होने से बचाना है, नहीं तो ये सारी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ सकता है। ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभाव के चलते इंसानी सभ्यता संकटपन्न है और ये जो संकट जो आया है वो इंसानों की जो आपाधापी और जो जिस प्रकार से जो है संसाधनों में और भौतिक साधनों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसकी वजह से ही है। अतः ज़रूरत है कि फौरन इससे निपटने के लिए समग्र कदम उठाए जाए, अन्यथा कल तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। तो इस प्रकार ये लोक विज्ञान समकालीन रचनाओं में संग्रह से है, ये हमारा पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।